हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज के आपके बायोलॉजी के 101 कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उनके संबंध में आने वाले सभी टॉप 30 क्वेश्चंस जिसका आज पहला मॉक हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। सो आशा करूँगी आपने बेहतरीन तरीके से अपना रिविजन भी किया होगा और साथ में अपनी तैयारी, जो पिछले 101 कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यहाँ पर कवर किए हैं वो भी आपने बखूबी अपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो तैयार हैं आज के अपने इस सेशन के लिए, जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि क्वेश्चन तो आपके सामने होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ में रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए एक बार बता देंगे, ऑडियो वीडियो अगर आप सभी को क्लियर है और सेशन को अपने हर मित्र यार भाई बंधु तक आज शेयर कर देना, क्योंकि आपसे वादा किया था ये लगभग 5 से 7 आपके जो मॉक टेस्ट रहेंगे इनमें आपके सभी चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, चाहे वो PYQs हो चाहे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो, इन सभी का रिविजन आपका बखूबी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट वाला आज पहला मॉक हमने शुरू किया है ये आपका अभी डेली चलेगा, दोपहर मतलब आपका सुबह 11 बजे। ये टाइमिंग आपका सेम रहेगा, फ्री ऑन यूट्यूब है, यूट्यूब पर ही ये क्लास आपकी चलेगी और इसी के साथ इसकी फ्री PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका नाम है रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। अगर नहीं जुड़े हो तो भैया टेलीग्राम से कनेक्ट कर लेना। और इसी के साथ हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, चाहे आप SSC दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं या कोई भी अन्य एग्जाम आपने टारगेट किया है, यहाँ पर हम टारगेट करेंगे आपके मिक्स मॉक टेस्ट को, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों के साथ साथ। आवाज आ रही है सभी को? साउंड में इशू हो रहा है? अभी बताइए, ऑडियो सबको क्लियर आ रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? सब कुछ ठीक है? चलो, YT की क्लास की टाइमिंग डेली सुबह सेम टाइम सुबह के 11 बजे रहेगी। आई होप अभी आवाज़ सभी को साफ आ रही होगी। सो आर यू ऑल रेडी? तैयार हो भाई आज के कलम किताब लेकर सवालों को लगाने के लिए? चलिए, तो आप भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और उत्तर लगाइए कि विच ग्लैंड इज एक्टिव ओनली टिल प्यूबर्टी? कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, जिसको शायद हमने एक कॉन्सेप्ट में बेवफा ग्रंथि के नाम से भी जाना था। याद करो और फटाफट से कॉमेंट करो भाई। साउंड अभी बिल्कुल ठीक है, आवाज़ साफ आ रही है? शेयर ज़रूर करिएगा क्लास को अपने मित्र यार भाई बंधुओं हर किसी तक। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, जिसको हम कहते हैं कि सिर्फ प्यूबर्टी तक रहेगी, उसके बाद, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैम एक अवस्था होती है इसकी, उसके बाद ये छोटी होती चली जाती है। आंसर बहुत ही शानदार पहले प्रश्न का आ रहा है कि इस आंसर हो जाएगा थाइमस ग्रंथि। यानी ये जो हमारी थाइमस नाम की ग्लैंड है, जिसको हमने एक कॉन्सेप्ट में याद कराया था बेवफा ग्रंथि। कैसे बेवफा है कि मैम ये हमारे लगभग 50-55 साल तक साथ रहेगी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे ये साइज़ में छोटी हो जाती है और ये गायब हो जाती है। तो इसका काम क्या है? आपकी बॉडी में इम्यूनिटी देना। याद करो, बताया था ये रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है, जिसके कारणवश आपके शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। अगर ये गायब हो गई तो क्या आपकी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं बच्चों को और बड़े बूढ़ों को ज़रा घर में रखिए, इनको बीमारी हो तो बाहर मत निकालिए। ये ग्रंथि कहाँ उपस्थित है? तो मैम ये हमारे दोनों फेफड़े हैं, इसके बीच में, हार्ट के ऊपर फेफड़ों के बीच में ये लोब्स देख रहे हो, 2 लोब्स आपके बने हुए हैं कुछ इस प्रकार से। इस ग्रंथि को कहते हैं थाइमस ग्रंथि। कमेंट में ये भी बता दो कि मैम इससे जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है? जल्दी से एक बार बताइएगा फटाफट से। इस ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन का क्या नाम होता है? क्योंकि जब तक हार्मोन ना पता हो तो हम समस्या तो वहीं अटक जाती है। थाइमस ग्रंथि है तो कौन सा बनाएगी? बहुत शानदार, थाइमोसिन, थायरॉक्सिन नहीं जी, थाइमोसिन बनाएगी। ठीक है, जय माता दी स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आंसर होगा इसका थाइमस से थाइमोसिन। इसीलिए पूछा था क्योंकि अगर कहीं थायराइड लिखा है तो उससे हार्मोन बनेगा थायरॉक्सिन, थाइमोसिन बनेगा थाइमस के द्वारा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। What is the full name of ADH? ADH का पूरा नाम क्या है? ये सब कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हुआ है। जी हाँ, थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए ADH की फुल फॉर्म क्या होगी? एप्लीकेशन चल रहा है और एप्लीकेशन पर अभी 12 बजे आपकी क्लास होगी, तो आप वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट। थायराइड से T3 T4 थायरॉक्सिन तीनों हार्मोन्स बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैम ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ये हार्मोन एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे आप कहते हैं वासोप्रेसिन।
वासोप्रेसिन। याद करिए हमने बताया था कि इस हार्मोन के द्वारा जो भी हमारा पानी होता है, जो भी यूरिन निकलता है बॉडी से, यूरिन बनता है, ये एक्स्ट्रा यूरिन को नहीं बनाती, या मैं कहूँ कि जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बॉडी से जा रहे होंगे उनको कंट्रोल कर लेती है। तो एंटी डायूरेटिक है। डायूरेटिक्स वो होते हैं जो आपके मूत्रवर्धक हैं, यूरिन को बढ़ाते हैं, ये उसके विपरीत में काम करती है, इसे कहा जाता है एंटी डायूरेटिक। ज़रा ये भी बता दो कि मैम कौन से ग्रंथि से ये हार्मोन बनता है, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। एडीएच किस ग्रंथि के माध्यम से बनता है? सब हो चुका है, सेल भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ लिए। अब तो सवालों की बारी है मैम। हाँ जी, कहाँ से बनेगा? ये बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी के भी पश्च भाग से, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। जो हमारी मास्टर ग्रंथि होती है उसके पश्च भाग से इसे कहा जाएगा पश्च पीयूष ग्रंथि। ठीक है, इस ग्रंथि के द्वारा हमारा ये हार्मोन बनता है जिसको हमने नाम दिया एडीएच या वासोप्रेसिन। एक और बन रहा था मैम इससे, जिसको आप लव हार्मोन कहते हो, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन भी इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के माध्यम से बनता है। इज दिस क्लियर? चलो अगला सवाल लगाओ। आर स्किन बिकम्स डार्क एज सून एज इट इज एक्सपोज टू सनलाइट। दिस अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा काली पड़ जाती है, ऐसा निम्न किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो हम कहते हैं ना स्किन पे टैनिंग हो गई मैम, धूप में चला गया था, टैनिंग हो गई, स्किन काली पड़ गई, किसकी वजह से होता है ये? आंसर बहुत शानदार, इसी को हम मेलानिन कहते हैं। कि इसमें तो गलती होनी नहीं थी। मेलानिन मतलब एक ऐसा वर्णक जो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में है तो स्किन का कलर डार्क होता चला जाता है। ध्यान रखना, मेलानिन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी कलर उतना ही डार्क होता जाता है, और इसकी मात्रा जितनी कम होगी उतना ही स्किन का कलर आपका फेयर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा वर्णक है जो स्किन के कलर को कंट्रोल करता है, नाम है मेलानिन। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन तो मैम सिर्फ हमारा लव हार्मोन कह सकते हैं, या इसको डिलीवरी हार्मोन कह सकते हैं, डिलीवरी में मदद कराता है। करेक्ट। अगला देखो, हाँ, एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है ये फीमेल्स में किसके द्वारा बनता है? ओविडक्ट से, यूट्रस से, सर्विक्स से, ओवरी से, कहाँ से बनेगा भाई? एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन महिलाओं के अंदर किस भाग के द्वारा बनता है? जल्दी से बताएं। ये एक कॉन्सेप्ट कि मैम MSH इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो मिडिल पिट्यूटरी से कई अन्य जानवरों में बनता है, जैसे मछलियां हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, वहाँ MSH का नाम आता है। ठीक है, तो उसको अलग से बता देना। MSH की फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स जो पिगमेंटेशन को कंट्रोल करते हैं, लेकिन मानव में नहीं होता ये आपका बाकी के जितने भी जीव जंतु हैं, मछली है, उभयचर है, इनके अंदर होता है। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत खूबसूरत भैया ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, ओवरी के माध्यम से बनता है। एस्ट्रोजन जिसको हम कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, जितने भी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं वो आपका इस एस्ट्रोजन के माध्यम से देखे जाएंगे। तो ये हार्मोन है जो कि इस ऑर्गन से बनता है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी से ही जो फीमेल गैमीट है जिसका नाम है ओवम, उसकी भी प्रोडक्शन होती है, और उस ओवम की जो निर्माण है, जो प्रोडक्शन है, इसकी फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। हिंदी में इसको हम डिम्ब कहते हैं, और डिम्ब जनन की प्रक्रिया यहाँ पर ये कही जाएगी। तो ओवरी से ही हमारे ओवम जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर विटामिन सी का दूसरा नाम। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इसलिए भी रखे हैं कि आपको ये भी अंदाजा लगे कि हमारे पीवाईक्यूज में मतलब 5-6 साल पुराने नहीं मैम, बिल्कुल रीसेंट 2024 में जिसकी कट ऑफ इतनी हाई गई है एसएससी की, ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया था 23 सितंबर 2024 को। तो कुछ सवाल इसमें आपको 2024 के भी मिलेंगे जिससे आपको भी आइडिया लगे कि अच्छा ये लेवल भी रहता है। ठीक है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होगा? बहुत शानदार मैम, एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। हर बीमारी के वैज्ञानिक नाम और उससे कमी से होने वाले रोग आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अब मुझे बताओ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इससे कमी से कौन सा रोग होता है जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, जो खट्टे फलों में, आंवला में, अमरूद में और बाकी खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए भी ले सकते हैं। ये क्लास आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी अन्य रेलवे एग्जाम की कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस मॉक आपके रहेंगे। इससे पहले हमने 101 कॉन्सेप्ट किए थे, आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आंसर इज कर्वी। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं, हालांकि मैम हमने कॉन्सेप्ट में याद करा दिया था, बट अभी भी कोई ऐसा है क्या जिसने
विटामिन के नाम नहीं याद किए हो तो भाई कर लेना, ये लेवल एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, टीसीएस या कोई भी आप लेवल दे रहे हैं ज़रूर पूछ लिया जाता है। स्कर्वी नाम का जो रोग है वो मसूड़ों से खून आने की बीमारी को कहा जाता है। मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, यानी गम ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए दे रहे थे, तो मेरे भाई ये भी बता दो कि पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है। अब तुम्हें याद है तो बता दो जल्दी से, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है। पासवर्ड नहीं ले रहा है, आपका पासवर्ड एप्लीकेशन पे आप ही का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आप एक बार उसको अप्लाई करके देखिए, वहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड करके दोबारा से लॉगिन करने के बाद रीसेट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। B12 नहीं B6, पायरिडॉक्सिन इज B6, B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी चीज़ें याद रखिएगा। बाकी पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सामीन जो है वो इसी की अलग अलग फॉर्म्स कही जाती हैं। Next question, who published Systema Naturae in 1735, classifying the three kingdoms of nature and outlining the sexual system for the classification of plants? क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, बस लैंग्वेज को ऐसा घुमा दिया है कि तुम भी लपेटे में आ जाओ। उसने कहा कि 3 साम्राज्यों को वर्गीकृत करने और पौधों के वर्गीकरण के लिए यौन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए सन 1735 में सिस्टमा नेचुरी का प्रकाशन किसने किया था। ये भी 2024 सीजीएल का ही प्रश्न है। कार्ल वूज थे, रॉबर्ट विटेकर, अर्नस्ट हैकेल या कैरोलस लीनियस। अब लगाइए क्या उत्तर होगा। अच्छा, कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर रहेगा। देखो डी तो डेफिनेटली होगा मैम, क्योंकि बाकी के तीनों फिट नहीं बैठ रहे हैं। उसने सिंपल बोला, पहला ही स्टेटमेंट की सिस्टमा नेचुरी नाम की किताब किसके द्वारा दी गई थी, लीनियस साहब के द्वारा। इन्होंने 4 किताब पब्लिश करी, फिलोसोफिया बोटानिका, सिस्टमा नेचुरी, जनरा प्लांटेरम, स्पीशीज प्लांटेरम। तो उसमें से एक किताब इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दी है, तो कहाँ जाएंगे हम ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। लीनियस साहब ने ही इस किताब में अपने सारे क्लासिफिकेशंस को पब्लिश कराया था और इन्हीं को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। बोलो हाँ या ना, याद आ रहा है सभी को। कुछ को ये लग रहा होगा मैम 3 किंगडम दे रखे हैं, अर्नस्ट हैकेल का नाम लगा देता हूँ, आपने बताया था ये हैकेल साहब ने करा था। उन्होंने तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। तो ही इंट्रोड्यूस्ड, समझना बात को, इन्होंने तीसरा जगत ऐड ऑन करवाया था। 3 किंगडम में प्रोटिस्टा आया था। ठीक है, आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और कार्ल वूज आए थे 6 किंगडम लेकर के, जहां इन्होंने डोमेन भी ऐड कराया था। बट हम अपने को नहीं मैम इतना पूछता, तो उतना याद रखना है। ठीक है, करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। इनको हम टेक्सोनॉमी के जनक भी जानते हैं और इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बोले तो द्विपद नामकरण की भी पद्धति दी थी। ठीक है, नाम भी इन्होंने दिया और वर्गीकरण भी इन्होंने ही किया था। कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में। हाँ भाई, हाँ जी, कार्ल वूज 6 के। ठीक है, 6 किंगडम वाला इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। भोजन का पाचन पशु शरीर का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शेर, गाय, इंसान आदि जानवरों में इस प्रक्रिया में मुंह से शुरू होकर गुदा तक विभिन्न अंगों का उपयोग शामिल होता है। इस नहर का सबसे लंबा भाग किस नाम से जाना जाता है, जरा बताइए क्या उत्तर होगा। हाँ जी अंश, बायो की क्लासेस मैं आपकी कराती हूँ, कंप्लीट बायो जो है वो आप अपनी कवर कर सकते हैं। डेली सुबह 11 बजे आप इस पे यूट्यूब पर ही आपकी फ्री क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और भाई मज़ा आ रहा हो तो सेशन को लाइक वाला बटन प्रेस कर देना, क्योंकि मैम इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अगर वो इतना पूछ लेता कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग बता दो यार, सिंपल साधारण भाषा में, लेकिन नहीं, एग्जामिनर ने 2024 में ही इस क्वेश्चन को जस्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, कुछ बच्चे तो लैंग्वेज देखकर ही पीछे हट जाएंगे, मैम इतना लंबा सवाल था मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे है क्या उसमें, भोजन का पूरा प्रोसेस बता दिया, मुख से शुरू होता है गुदा तक जाता है, चाहे वो शेर, गाय, इंसान आदि जो भी जानवर सही। उसने कहा नहर का सबसे लंबा भाग बताओ, ये बैठा छोटी आंत, बताओ क्या लगाओगे। पूरी नहर हमारी आहार नाल जिसे कहते हैं, ये 9 मीटर या 30 फीट लंबी होती है, जिसमें लगभग 6.25 मीटर का भाग तो छोटी आंत ही लेकर के बैठी है। हाँ जी, तो सिंपल है या नहीं, मतलब एसएससी का लेवल देख रहे हो तुम और कट ऑफ का लेवल देख रहे हो। मेंस का हो चाहे प्रीलिम्स का हो, ये जीएस में सवाल पूछते हैं इस प्रकार से और फिर इनकी कट ऑफ जो है वो वहाँ पहुँचती है कि भाई उसका कोई तोड़ ना निकल पाए। राइट, तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है पूरी आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक शुरू होती है। एक सवाल यहाँ पर थोड़ा अच्छे लेवल का आया था कि बाय व्हाट मेथड डू रेड एल्गी रिप्रोड्यूस, किससे लाल शैवाल का प्रजनन होता है, ग्राफ्टिंग, कटिंग, माइक्रो प्रोपोगेशन या फ्रेगमेंटेशन। हाँ जी, अब लगाइए क्या उत्तर होगा।
रजिस्टर नंबर डिसकंटिन्यू हो चुका है, पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा हेल्पलाइन नंबर पे एक बार बात कर लो, वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो कर देंगे, ठीक है। लगभग हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है, अगर आपका भी है तो आप वहाँ पर एक बार संपर्क कर सकते हैं। मीटर में 9 मीटर होती है और अगर फिट में बात करेंगे तो 30 से 32 फिट लगभग आपकी दिखाई देती है। पहले मुझे ये बताओ, ये रेड एल्गी किस पादप जगत के डिवीजन में आती है? कि मैम 5 जगत होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ये रेड एल्गी किस भाग में आती है? सबसे पहले कमेंट कर देना किस भाग में आती है, क्योंकि इसी का दूसरा नाम होता है रोडोफाइसी, ठीक है। क्या नाम रहता है? रोडोफाइसी। और इसमें होता है विखंडन। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या बताएंगे? फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर होता है, विखंडन यहाँ पर होता है, जिसके द्वारा उसका रिप्रोडक्शन होता है। किस संघ में आती है? देखो मुनेरा लगा रहे हैं भैया, हो क्या गया है आज है? सही उत्तर देते देते कैसे बहक रहे हो? प्लांट्स के अंदर थोड़ी मुनेरा आता है, प्लांट तो अपना एक जगत है, मुनेरा अपना जगत है जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। प्लांट के अंदर थैलोफाइटा आता है, याद कराया था, थैले जैसा दिखने वाला, मैम कोई आकार नहीं, ना जड़, ना तना, ना पत्ती। थैलोफाइटा में आती है शैवाल, जिसको रेड एल्गी कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं और ब्राउन एल्गी। ये 3 अलग अलग प्रकार की शैवाल हमारी यहाँ पर उपस्थित हैं। रेड वाली को नाम दिया गया था रोडोफाइसी, याद करिए कुछ, कोरल, मूंगा, इनके एग्जाम्पल्स भी बताए थे। ग्रीन को क्लोरो और ब्राउन को फियोफाइसी के नाम से जाना जाता है। कहाँ बहक रहे हो? जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार आंसर गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा थम के समझ के फिर उत्तर लगाइएगा। प्लांट किंगडम के अंदर थैलोफाइटा का ही कॉमन नाम शैवाल था। शैवाल के अंदर हम ये 3 भाग देखते हैं और उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पूछा जाए तो इनके गैमीट्स भी बनते हैं और उन गैमीट्स के माध्यम से फिर इनके स्पोर्स की तरह फॉर्मेशन जो है वो फर्दर कंटिन्यू होती है, ठीक है। चलो, ग्रुप डी के लिए मैराथन बिल्कुल लगाएंगे। अभी के लिए आप यहाँ से अपने पूरे प्रैक्टिस कर सकते हो और शाम 5 बजे की क्लास आप लोगों के लिए कल कुछ आ रहा है, उसके आधार पर हम आरजी स्टेट एग्जाम पर शुरू कर रहे हैं, है ना। अंश मौर्य कह रहे हैं मैम मन बहक जाता है, एग्जामिनर तुम्हारा ऐसा मन बहकाएगा ना, साल भर की मेहनत पे पानी फेर देगा। इसलिए अपने मन को संभाल लो, वरना वो जो मन बहकाएगा कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर वहाँ पे। चलो इधर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीटरूट? चुकंदर के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ जी, जल्दी से बताओ। आज पहला मॉक है और ऐसे ही अगले 5 से 7 मॉक, जितने आपकी डिमांड रहेगी मैम, कम से कम 5 तो हम करेंगे, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। लिखते रहना जितनी जितनी गलतियां हो रही हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन दे रहे हैं। देखो अगर मैं बीटरूट की बात करूँ ना, तो मैम बीटरूट के अंदर बेसिकली जो भी कलर्स आते हैं वो आते हैं आपके क्रोमोब्लास्ट के द्वारा, और क्रोमोब्लास्ट में बहुत सारे वर्णक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वर्णी लवक। अब बीटरूट जब आता है तो उसमें बीटानिन काम करता है, बीटा कैरोटीन नहीं, क्योंकि बीटा कैरोटीन का काम है गाजर को रंग देना। ये कैरेट के अंदर जो कलर आता है वो देने का काम करता है, ठीक है। हमारे प्लांट्स में हरा रंग आता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, हरित लवक के द्वारा। रंग बाकी के जो आ रहे हैं, चाहे वो येलो हो, चाहे वो आपको ऑरेंज शेड दिखाई दे रहा हो, ब्राउन हो, ये सब हमारे अलग अलग इस क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से आते हैं। इसमें फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, बीटानिन, लाइकोपीन, ये सब अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। तो बीट रूट यानी बीटानिन, बीट से बीटानिन याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई, समझ गए? कहानी क्लियर है? बीटा कैरोटीन गाजर को विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए को हम कैरोटेनॉइड के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ये सब देख रहे हो, सीजीएल 2024 के रीसेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड द फैमिली ऑफ टर्टल? किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल होता है? कॉन्ड्रिक्थीज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस या एव्स? कहाँ पर आते हैं हमारे टर्टल यानी कछुए? लगाइए भैया आंसर। चलिए, और जब कुछ ना मिले तो हमारे एक कोई साथी निकल कर आते हैं कमेंट सेक्शन में, सनातनी चिल्ड्रन, कहेंगे मैम रिकॉर्डिंग क्लास है आज, तो पढ़ लिया करो ज़रा, है रिकॉर्डिंग हो चाहे ना हो, तुम्हें क्वेश्चन लगाने से मतलब है कि रिकॉर्डिंग है कि लाइव है? डेली लाइव क्लास चलती है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें मतलब कहाँ है, रिकॉर्डेड है कि लाइव है? कछुए देखो कहाँ आते हैं मैम, कॉन्ड्रिक्थीज मछलियों के सब वर्ग में आता है, ठीक। एम्फीबियन में मेंढक आते हैं, फ्रॉग और उसके सारे भाई बंधु आएंगे। एव्स में हम पक्षियों को रखते हैं, लेकिन
इस रेप्टाइल में उन्हें रखा जाता है जो क्रॉल करते हैं, दैट इज कि जो रेंगते हुए नजर आते हैं। अब धीरे धीरे करके कोई भी जीव है, उसके 2 हाथ 2 पाँव है और वो रेंग रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मैम कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है कि ये रेंगता हुआ जा रहा है, इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। चाहे उसमें कछुए की बात करें, छिपकली की बात करें, गिरगिट हो, क्रोकोडाइल हो, ये सब रेंगते हुए तो जा रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो मैम जिसके पास कुछ ऐसी विशेषता है जो इजीली क्रॉल कर सकता है, ये कछुआ आपका रहा, टर्टल रहे, ठीक है, ये सब आते हैं इसके अंदर। समझ गए कहानी? सो आंसर हो जाएगा रेप्टाइल यानी सरीसृप का। क्लियर? बहुत खूबसूरत। चलो अब गलत मत करना। ये देखो, चाहे हम इसकी बात कर लें, छिपकली है, 2 प्रॉपर उसके पास अपेंडेजेस आगे और 2 पीछे, यानी 2 हाथ 2 पाँव वाले टेट्रापोड्स की श्रेणी में आते हैं। ये रेप्टाइल्स भी, एम्फीबियंस भी, मानव भी इवन इसी की श्रेणी में आता है, जिनको हम टेट्रापोडा कहते हैं। हमारे पास भी 2 हाथ 2 पाँव है ना, बस पक्षियों के पास वो पंख बन जाते हैं, बाकी में अलग अलग जीव नजर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पाइरोगायरा में कैसे गैमीट्स पाए जाते हैं? स्पाइरोगायरा जो कि थैलोफाइट्स में हमने पढ़ा था, शैवाल का एक भाग होता है, इसके गैमीट्स कैसे होते हैं? आइसोगैमस एंड फ्लैजुलेटेड, हेट्रोगैमस एंड नॉन फ्लैजुलेटेड, हेट्रोगैमस एंड फ्लैजुलेटेड या आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजुलेटेड? हाँ भाई जल्दी से बताओ। मित्र मित्री मैमल्स में आते हैं, मित्र मित्री इनके नहीं हो सकते, तुम्हारे ही हो सकते हैं, क्यों है? और चीज़ें क्लियर हो गई तो सेशन को लाइक का बटन प्रेस करिएगा, शेयर करिएगा। यहाँ पर उत्तर जो है वो लगभग सभी का मेरे पास बी आंसर आ रहा है। देखो स्पाइरोगायरा की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्पाइरोगायरा की अगर मैं बात करूं, अच्छा इसका नहीं है, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसके पास कुछ गैमीट्स पाए जाते हैं जो कि सेम होते हैं, यानी मेल और फीमेल में जो गैमीट्स होंगे वो लगभग हमें समान दिखाई देते हैं। समान के लिए वर्ड आता है आइसो, आइसोगैमस, आइसो मतलब जिसके समान है गैमीट्स, तो हम इसको नाम देंगे आइसोगैमस। और इस प्रकार से इनके जो गैमीट्स हैं उनमें फ्लैजला भी नहीं होता, हम इन्हें कहते हैं नॉन फ्लैजलेटेड हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जैसे कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए ये मेल गैमीट है और यही फीमेल गैमीट है, क्या इसमें कोई फ्लैजला निकल रहा है? नहीं। अगर इसमें कुछ इस प्रकार का धागा सा होता तो आप कहते हैं अच्छा ये फ्लैजलेटेड है, इनके पास एक धागा फ्लैजला निकला हुआ है जो कि चाल चलन में मदद करता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजलेटेड। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ज़रा। हाँ भाई, मिलान करना है आपको मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड और कोलेरा, इनके जो पैथोजेंस हैं उनके साथ मिलान करिए और ऑप्शंस में से सिलेक्ट करिए क्या सही उत्तर होगा। सब बहक गए हैं, है ना? बस ये सबको बहकना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐप पर क्लास रवि अभी 12 बजे होगी आपकी। आपके नए बैच में आज डेमो है जो कि आपको 12 बजे मिलने वाला है। लगाओ भाई, जल्दी जल्दी लगाओ। प्रिंस पढ़ लो, शादी का नहीं पूछने वाला एग्जामिनर सवाल की मैडम की शादी हुई थी नहीं हुई थी, है ना? पढ़ने पर ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए मलेरिया आप सभी को पता है कि मैम मलेरिया कराने वाला हमारा प्लाज्मोडियम होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर फैलाता है, प्लाज्मोडियम कराता है। तो पहला पार्ट। दूसरा आ गया डायरिया, टाइफाइड, कोलेरा। तुम्हें कुछ पता हो ना हो, डायरिया के लिए रोटा वायरस लगा दिया, टाइफाइड के लिए हमें साल्मोनेला टाइफी और कोलेरा के लिए विब्रियो कोलेरा। यानी मेरा ऑप्शन बना डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और ए, यानी डी, सी, बी और ए। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। किस किस का बी आ रहा है आप पहले ये चेक करो। हाँ भाई, डी, सी, बी और ए आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? इसीलिए जैसे विटामिन में साइंटिफिक नाम और उसकी कमी से होने वाले रोग याद करने हैं, यहाँ पर हमें जितने भी बीमारी हैं उसके पैथोजेंस और उसके वेक्टर्स का ध्यान रखना है, ये प्रश्न बन जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ये भी CGL 2024 में आप लोगों से पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, उस सूजन की स्थिति का क्या नाम है जो विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें और पपड़ी बन जाती है? छिलोसिस, सोराइसिस, अर्टिकेरिया, एटॉपिक डर्मेटाइटिस। करो उत्तर। संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ना है। सतीश राइडर जी, हमारी एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत ऐप, वहां से आप संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। आपका साइंस का स्पेशल बैच है जिससे जुड़ करके आप अपनी A to Z कंप्लीट बायो कवर कर सकते हो। जल्दी जल्दी लगाओ भाई। उत्तर दे रहे हैं मैम बी, कुछ का आ रहा है ए। अभी देखो आपने उत्तर तो लगा दिया। याद करिए हमने विटामिन्स पढ़े थे एक कॉन्सेप्ट में और उसमें बताया था, यूजुअली आप भी जनरल लाइफ में देखते हैं
कि होठ फट जाते हैं, है ना, मुंह के साइड में दरारें आ जाती हैं, पपड़ी सी बन जाती है, और आप कहते हो यार विटामिन B2 की कमी है, मुंह में छाले हो गए या मुंह में साइड में दरारें आ गई, होठ फट गए, यहाँ पर B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और इस बीमारी को चीलोसिस कहा जाता है। ठीक है, चीलोसिस के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो होता है B2 राइबोफ्लेविन की कमी से। ये राइबोफ्लेविन एक प्रकार का सह एंजाइम होता है, को एंजाइम, मतलब कि ये सहायता करता है। अगर मान लो किसी को मलेरिया हुआ है तो मलेरिया से जल्दी रिकवरी कराने में मदद करेगा। आप अगर B2 के सोर्सेज लेंगे तो जल्दी जल्दी आपका मलेरिया जो है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं लेंगे तो मैम थोड़ा सा डिले होता चला जाएगा। तो B2 जो है वो इस प्रकार से काम करता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो होठ फटने शुरू हो जाते हैं, जिसको चीलोसिस कहा जाता है। ये स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से मुंह के साइड में दरारें सी पड़नी शुरू हो जाती हैं, होठ के साइड पे दोनों तरफ, ये आपको दिखाई देता है। अब कंफ्यूजन तो नहीं है, बताइए भाई जल्दी से, अब किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आई होप ऑल क्लियर। चलो कॉपी पेस्ट मत करो भाई, कॉपी पेस्ट मत करो। और जब भी किसी को ऐसा होता है तो कहते हैं ना B कॉम्प्लेक्स की गोलियां खा लो, तो B कॉम्प्लेक्स में सारे आ जाते हैं, B1 से लेके B2, B3, B5, B7, जितने भी आपके B12 तक विटामिन हैं वो सब आ जाते हैं, लगभग 8 विटामिन हैं। इसीलिए कहा जाता है डायरेक्टली B का सूल, B कॉम्प्लेक्स, इसकी गोलियां जो है वो खा लीजिए। बाकी जो 3 ऑप्शन आप दे रहे थे, सोराइसिस, अर्टिकेरिया, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, देखिए तीनों स्किन के डिसऑर्डर होते हैं। सोराइसिस भी आपका स्किन का है, अर्टिकेरिया पित्ती उछल जाती है, लाल लाल चकत्ते दाने हो जाते हैं, एटॉपिक डर्मेटाइटिस नाम में ही डर्मा आ रहा है मतलब स्किन की बीमारी है, तो ये तीनों हमारे स्किन के त्वचा के रोग होते हैं। समझ गए कहानी? चलो तो अगला सवाल देखो। दिस इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एव्स बर्ड्स क्लास, इनमें से कौन सा पक्षी वर्ग का सदस्य नहीं है? सेटाक्युला, नियोफ्रॉन, टेरोपस या स्ट्रुथियो। ये 4 नाम है, अद्भुत से नाम है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को कहते हैं कि अच्छा कुछ चटपटा सा क्वेश्चन आया था, पता नहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्या दे दिया। सोचिए और जरा बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भाई, और दिल से बताओ भाई। देखो अभी तक हमने लगभग हमारे 16 क्वेश्चंस कर लिए, मज़ा आ रहा है? थम्स अप का साइन फटाफट शेयर कर दो। जितने साथी मेरे साथ अभी लाइव जुड़े हैं सेशन पे, लाइक का बटन प्रेस कर देंगे तो हमें भी पता चले कि मैम चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और शेयर कर देना, गलतियों को लिख लेना कि यार आज लिख लेता हूँ। और आपका जब भी स्टूडेंट का मैसेज आता है ना, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या करूँ? मॉक में नंबर बढ़ाना है, आपको चाहिए कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, रिविजन भी कर रहा हूँ, फिर भी नहीं बैठ रहा। एक काम और शुरू कर दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस। आज अगर मान लीजिए आपने एक मॉक लगाया है, जीएस के 25 सवाल करे हैं, 25 में से 10 तुम्हारे गलत हो गए। उन 10 क्वेश्चंस को ये देखो वो किस चैप्टर से आ रहे हैं, वो चैप्टर उसी के साथ साथ तुरंत से रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। मान लीजिए कोई टॉपिक आपका एनिमल किंगडम का आया, पूरीफेरा जगत से आया, उसको तुरंत की तुरंत रिवाइज करके रख लिया। तो मॉक में नंबर बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? वो यही है कि आप लोग अपने उस मॉक की एनालिसिस करो, गलती कहाँ हो रही है उससे आप ही को अंदाजा लगता है कि अच्छा भैया पानी जो है वो यहाँ कम है, इसको ज़रा दोबारा से रिवीजन करने की ज़रूरत है। इस काम को करना शुरू करिए। अभी हम भी आपके लिए 10 मॉक कराएंगे, आपका और भी चीज़ें जो है वो आसान। इसीलिए कह रही हूँ कि जितने जितने क्वेश्चंस आज गलत हों उनके चैप्टर्स रिलेटेबल आज ही याद करके रिवाइज करके रख देना, ठीक है? हाँ, तो जिनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, एक बार ये कॉन्सेप्ट लगा के देखो, यकीनन आपके, और डेली लिखो, इसका रिकॉर्ड बनाओ, लिखो कि आज मैंने मॉक दिया, इतने गलत हुए। सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि इस मेरे जीएस में इतने, इंग्लिश में इतने 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 गलत हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं। इस काम को करके देखो फिर बताना। चलो, निम्न में से कौन सा पक्षी सदस्य नहीं है? अब देखिए पक्षियों के अंदर काफ़ी सारी विशेषताएं आती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके बारे में, जिसे हम टेरोपस कहते हैं, ये जो टेरोपस आपको दिखाई दे रहा है ये आता है कॉर्डेट्स के अंदर, लेकिन ये आपको कैसा नजर आएगा कि मैम ये हमारा पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता, लग रहा है चमगादड़ जैसा हो, बैट जैसा दिखाई दे रहा हो, तो ये टेरोपस के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये किसी प्रकार से पक्षी में नहीं आता, ये मैमल्स के अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो इसको नाम दिया जाता है ऑप्शन नंबर, देखो ये इसका फोटो है, इसको इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? बाकी तीनों पक्षियों में आते हैं, बट कौन सा नहीं है तो आप बताएंगे टेरोपस हमारा नहीं होता। दिख भी रहा होगा कि मैम ये पक्षी जैसा तो नज़र ही नहीं आ रहा, फेस इसका अलग दिख रहा है, और वैसे इसकी बॉडी देखी जाए तो वो चमगादड़ जैसी दिखाई देती है, बैट जैसी दिखाई देती है, ठीक है? चलिए, ठीक है, ये आपके कॉमन नेम्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। सेटाक्युला जैसे हम पैरट के लिए, तोते के लिए बात करते हैं, नियोफ्रोन इजिप्टियन वल्चर है, और स्ट्रुथियो तो ऑस्ट्रिच के लिए वर्ड आता ही आता है। बाकी बचा क्या? फ्लाइंग फॉक्स, जिसको हम टेरोपस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। क्लियर? आ जाओ। अब देखो एक चीज़ और नई,
इस बार 2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, आपके लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रेलवे तो देता ही था, इस साल एसएससी ने भी देने शुरू कर दिए। ये डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दिया और क्वेश्चन क्या पूछा कि निम्न में से किस शोधकर्ता ने नाभिक के चारों ओर घनी दागदार जालीदार संरचनाएं देखी। ना तो उसने नाम बताया, उसने ये और पूछ लिया किस वैज्ञानिक ने इस जैसी जालीदार संरचनाओं को बताया था। ठीक है, बताना जरा क्या होगा आंसर। चलिए 12 क्वेश्चन आप नहीं कराइए, ठीक है, अभी देखते हैं, उसको लास्ट में कराते हैं। आंसर दे रहे हैं कैमिलो गोल्गी। है क्या, पहले तो ये देखो, उसने बोला कि नाभिक के चारों ओर डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। ये रहा आपके पास एक सेल, सेल में मैम न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में कुछ इस तरह के मेरे पास जालीदार संरचनाएं होती हैं। देखा जाए तो इस डायग्राम को मैं कह सकती हूँ कि मैम न्यूक्लियस के जस्ट बराबर में तो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट ऑपोजिट साइड पर, यानी कि इस स्ट्रक्चर के सामने कुछ ऐसी चपटी चपटी हिस्से दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। थोड़ा सा अगर कॉमन लगाओगे तो मैम ये हमारे गोल्गी बॉडीज दिख रहे हैं जिन्हें कैमिलो गोल्गी ने यहाँ पर डिस्कवर किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कैमिलो गोल्गी। लुइस पास्चर ने रेबीज का जो आपका टीका था उसके ऊपर काम किया, ये भी नहीं होंगे। फ्रांसिस क्रिक ने काम किया था डबल हेलिक्स मॉडल पर, ये भी नहीं है। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन दिया था, उन्हें रक्त परिसंचरण के जनक कहा जाता है, मैडम ये भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएं तो प्रॉपरली आप एलिमिनेट करके भी लगा सकते हो आंसर। बोलो आसान है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आसान है कि नहीं है। आरजी ऐप पर फ्री मॉक होता है, हर संडे आप लोगों का मॉक टेस्ट जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम गोल्गी बॉडी के नाम से, गोल्गी काय के नाम से जाना जाता है। और अगर इसका काम पूछ ले कि ये किस काम को करता है तो आप बताएंगे इसका मेन काम है पैकेजिंग यानी पैकेट बनाना, और ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन कराना। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में हमारे गोल्गी बॉडीज काम करते हैं, गोल्गी काय कार्य करते हैं। क्लियर कहानी। चलिए भैया, तो आंसर हो गया है कुछ इस प्रकार से। देखो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसीलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पर भी नज़र डाल करके जानिए, कभी ये ना हो कि आप छोड़ करके चले जाओ उसको। अगला देखिए, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मैमल्स एंड बर्ड्स। पक्षी और स्तनधारियों दोनों की विशेषता कौन सी है। विविपैरिटी, पिगमेंटेड स्किन, न्यूमैटिक बोन्स या वार्म ब्लडेड होते हैं। हाँ भाई मैम, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये मॉक आपका बड़ा क्रूशल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। आपके सवालों को आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, लेकिन हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ बैठे हैं यहाँ पर जो सिर्फ एक ही चीज़ से परेशान है कि आंचल तुम्हारे, काजल तुम्हारे नंबर कितने बैठ रहे हैं। ये आंचल और काजल को एक तरफ छोड़ के अपने नंबर बना लो, ज़रा अपने नंबर इंक्रीज कर लो कि काजल तुम्हारे नंबर ऐसे बढ़ेंगे ऐसे नहीं बढ़ेंगे। इतनी परवाह उनकी है, अपनी भी थोड़ी परवाह कर लो। बैठे हुए हैं माँ बाप इंतज़ार में कि मेरा लड़का सिलेक्ट होके आएगा, लड़का तो काजल के नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पर है ना, अपने लिए भी परवाह करनी शुरू कर दो। वो तो नंबर बढ़ा लेगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा, तुम मैसेज में ही लगे रह जाओगे काजल के नंबर बढ़ा देता हूँ, काजल को हेल्प कर देता हूँ। काजल नहीं सुनने वाली किसी की। आंसर इज वार्म ब्लडेड। दोनों की विशेषताएं कौन सी हैं तो आप बताएंगे, मैमल्स हो चाहे बर्ड्स हो, दोनों ही गर्म रक्ततापी होते हैं। गर्म रक्ततापी का मतलब ये नहीं है उनके खून में उबाल है मैम, जो उनका ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बॉईल कर रहा है, गर्म हो रहा है, नहीं। इसका मतलब वो टेम्परेचर को इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। होली गई है, आप आसानी से देख रहे हो कि टेम्परेचर स्विच हो रहा है। नॉर्थ साइड में आप देख रहे हैं कि अब भैया ठंड से गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है, तो आपका तापमान परिवर्तन भी बॉडी आसानी से कर पा रही है कि नहीं। इसे कहते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, बाकी विविपैरिटी का मतलब होता है जो जरायुज प्राणी होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। अब बच्चे को जन्म देने वाले कौन है, ये सिर्फ मैमल्स की विशेषता होती है। स्किन पे पिगमेंटेशन मैमल्स के दिखाई देता है कि भैया पिगमेंटेड त्वचा आपको दिख रही है। न्यूमैटिक बोन्स पक्षियों की विशेषता होती है कि एव्स के अंदर आती है, लेकिन ये एव्स की भी है और मैमल्स की भी है। ठीक है, ये दोनों की विशेषता कही जाती है। न्यूमैटिक बोन्स का मतलब होता है खोखली हड्डियां। तो पक्षी की हड्डियां कैसी होती हैं, खोखली होती हैं। ध्यान रखना इस बात का, खोखली होती हैं क्योंकि उन्हें उड़ना होता है। तो मैम अगर इसमें बोन मैरो भरा होगा तो वो उड़ कैसे पाएंगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रुको ज़रा एक सेकेंड,
चलिए अब बताइए, नेक्स्ट सवाल है, हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी? आर एफ रोज, एम एल फिशर, जॉनसन एंड क्रिस्टे, पॉलिंग एंड कोरे। कौन थे जिन्होंने स्ट्रक्चर को बताया था? करो भाई फटाफट से आंसर। सी लगा रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। चलो भैया सी आंसर आ रहा है, पर मुझे बताओ कहाँ पढ़ा तुमने जॉनसन एंड क्रिस्टे का आंसर? प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने वाले जितने भी साथी हमारे सी लगा रहे हैं मैम, वो होता है ना कि एक साथ बह गए कुएं के अंदर जाने, मतलब पानी के साथ एक साथ बहाव में बहते चले गए। अरे ऑप्शन नंबर डी की तरफ भी तो निगाहें ज़रा घुमाओ कि मैम सी से हट के ज़रा डी पर भी आता हूँ। ये जो ऑप्शन मेरा लिखा हुआ है पॉलिंग और कोरे, इन्होंने क्या काम किया था? एक्सप्लेन किया था पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ना कि क्रिस्टे साहब आए थे। कहाँ से पढ़े हो क्रिस्टे, ये बताओ मुझे। बस एक ने सी कहा तो सारे के सारे उसी गंगा में हाथ धोने लग गए। सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे, सर विलियम हार्वे, वो उनके जनक थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिनका नाम आएगा आपका पॉलिंग और कोरे का। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। पानी एक चक्रीय संसाधन है, साइक्लिक रिसोर्स है। जल की एक ही अवस्था होती है, वाटर हैज ओनली वन स्टेट। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। या फिर वाटर इज अ बायोटिक रिसोर्स, यानी जल एक जैविक संसाधन होता है। अब सही स्टेटमेंट बताइए इसमें से कौन सा होगा? हाँ जी, सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें से? और ईमानदारी से बताना, आज तुम्हारे ईमानदारी के साथ कितने आंसर आज तुमने सही किए। चलिए कुछ लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पानी की जो पूरी साइकिल होती है वो आपको दिखाते हैं एक बार, कि जो पानी है वो पूरा कंप्लीट एक साइकिल में घूम रहा होता है, जिसे हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। आपके पास तालाब, नदी, कोई भी रिवर बॉडी है, उसमें पानी एवापोरेट होकर के फिर वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर बादल बनेगा, बादल से फिर बारिश होगी, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पानी कंटिन्यूसली एक साइकिल की फॉर्म में घूमता रहता है, अलग अलग फॉर्म्स में आ जाता है। कहीं पर लिक्विड स्टेट में है, कहीं पर सॉलिड में है, तो कहीं पर ये गैसियस भाप बन करके उड़ जाता है। तो पहला ही स्टेटमेंट मेरा सही है, बाकी तो मैम हमें देखने ही नहीं पड़े। पहले में ही लिखा है वाटर इज अ साइक्लिक स्टोर, साइक्लिक रिसोर्स। दूसरा कह रहा है एक स्टेट होती है, पॉसिबल ही नहीं है मैम। पानी जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्थाओं में हमारा रह सकता है। पानी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये भी गलत है। और बायोटिक रिसोर्स है, ये भी गलत है। ए बायोटिक रिसोर्स के अंदर ये आता है। करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की भूसी किस ऊतक से बनी होती है? हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टिश्यू? कॉलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेनकाइमा या पैरेनकाइमा? कोई बात नहीं, जिसका गलत हो गया बस लिख लेना इस चीज को, और ये पूरी भेड़ चाल में एक साथ उत्तर मत दिया करो। अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट रहा करो कि मैंने ए लगाया है, दैट मीन्स मेरा ए सही है। मैं किसी दूसरे को देख के तुरंत परिवर्तन नहीं करूंगा। सेंटर पे कोई मदद करने नहीं आने वाला कि आप बैठे हो बराबर वाला का आप आंसर देख करके बदल दो, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो आंसर लगा रहे हैं वही सही रहेगा। ठीक है, आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेनकाइमा, करेक्ट है। नारियल की भूसी आपको दिखाई देगी स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई, ये कहलाता है एक डेड टिश्यू। मृत ऊतक की श्रेणी में इसको हम रखते हैं, मृत ऊतक। ठीक है, ये आता किसके अंदर है तो आप बताएंगे सिंपल परमानेंट के अंदर है। सिंपल परमानेंट में भी पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों आते हैं। ये पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा दोनों में स्पेस होते हैं, ये लिविंग है, बट स्क्लेरेनकाइमा में स्पेस नहीं होता, ये डेड ऊतक के तौर पे जाना जाता है। जो नारियल की भूसी है, जो कोकोनट का हस्क है, वो भी इसी के द्वारा बना होता है। जो आप बाहर का शेल देख पा रहे हैं, ये आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कहा जाता है। क्लियर है? कॉलेनकाइमा का भी काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का, ठीक है, मजबूती प्रदान करने का, और साथ में जो यांत्रिक सपोर्ट है वो ये देगा ही देगा। पैरेनकाइमा में स्पेस होता है, तो ये मैम बाकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमारी बनाता हुआ चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बाकी के दोनों दिखाई देंगे। इस हिस्से को कहते हैं कि यहाँ है आपका स्क्लेरेनकाइमा, ये हार्ड एकदम टिश्यू जो बाहर की तरफ आपको नारियल पे दिखता है, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला बताओ भाई, रॉक 14C इज फाउंड इन, ये रॉक 14C वर्ड कहाँ आया, किसके अंदर आया? कोई मीट है, चिकन है, अंडा है या चीज है? किसकी श्रेणी होती है रॉक 14 चीज?
टिश्यू के अंदर हमने जो प्लांट टिश्यूज पढ़े थे उसमें सारा कुछ कवर किया है। बॉटनी में प्लांट के टिश्यूज भी आपके कॉन्सेप्ट में पढ़ाएं, एक बार चेक करेंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, पूरा एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आपका अवेलेबल है। डी चीज़ आई थिंक, देखो ना तो ये मीट है, ना चिकन है, ना ही ये किसी प्रकार का कोई एग है। रॉक 14 एक चीज़ की वैरायटी है। आप देखते हो ना चीज़ भी कई अलग अलग टाइप के आते हैं, तो उसमें रॉक 14C भी एक प्रकार का चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, ये देखो डायग्राम अगर आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार का ये नज़र आता है, इसे कहते हैं रॉक 14 चीज़। ठीक है, ये सब अगर देखा जाए तो ये नाम जो है आपके सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ब्रेड के लिए काम करती है, और ये रॉक 14 चीज़ के लिए आता है। ये सब आपके 12th की बायोलॉजी में दिए हुए हैं, लेकिन अपने नोट्स के अंदर आपको इसी आधार पे पढ़ाया कि भैया सीधी ये चीज़ें आपको डायरेक्टली वहाँ से मिल जाए, तुम्हें अलग अलग वैरायटी से ना पढ़ना पड़े कि तुम्हें 4 किताब उठा करके पढ़नी हो, है ना। इन्हें पालक पनीर याद आ रहा है। चलो अगला बताओ, फूड चेन में सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस या डिकम्पोजर्स? ये तो कल ही पढ़ाया था। द्वितीय उत्पादक किसे कहा जाता है? हाँ जी, करेक्ट, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर बोला है उसने, कंज्यूमर नहीं बोला। पहले प्रोड्यूसर्स तो चलो ग्रीन प्लांट्स हो जाते हैं, लेकिन दूसरे उत्पादक कौन होंगे? तो वो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी। क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, और उसके बाद आइदर आप इनको कंज्यूमर्स कह सकते हो या आप इन्हें प्राइमरी ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रॉफिक लेवल की श्रेणी बन जाती है। ये दूसरी खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर कहलाता है, जहाँ पर सभी शाकाहारी आते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे वाले आएंगे, यहाँ सारे प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को खाने के लिए शाकाहारी और शाकाहारी को खाने के लिए मांसाहारी यानी कार्निवोरस आते हैं, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसे नाम दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ये कहलाएंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स। ये देख सकते हो पहले प्राथमिक प्रोड्यूसर्स जो है हमारे वो ग्रीन ग्रास है, प्लांट्स हैं, ये आएंगे, इन्हें खाने के लिए ग्रास हॉपर आया। ठीक मैम, ग्रास हॉपर खाने के लिए एक पक्षी आ गई, ब्लू बर्ड आ गई, सेकेंडरी कंज्यूमर बन गई। उसको खाने के लिए सांप आया, सांप को खाने के लिए एक आउल आ गया, और एट दी एंड जब इन सब की मृत्यु हो गई तो लास्ट में जो डिकम्पोजर्स थे, जिसमें फंगस और बैक्टीरिया थे, इन सब ने मिलकर के इनका जो भी अपघटन था वो यहाँ पे करा दिया, डिकम्पोजिशन करा दिया। तो ये कहानी बन जाएगी। टर्चरी के लेवल पर धीरे धीरे स्तर बढ़ते जाएंगे। ये अगर प्रोड्यूसर है तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर, और लास्ट में आपके जिन्हें कहा जाता है क्वाटरनरी, चतुर्थ श्रेणी के कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता कहे जाएंगे। ये कहानी क्लियर है? हाँ भाई, सांप को खाने के लिए चाइना वाले आ गए, ये बढ़िया था, है ना। चाइना वाले तो जो मिल जाए वो खा लेते हैं, तुम मत बनना बस ऐसे। तो ये पूरी की पूरी एक फूड चेन यहाँ पर कहलाती है, खाद्य श्रृंखला इसको हम कहते हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, निम्न में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्ताव रखा था? हु प्रपोज्ड द टर्म इकोसिस्टम? टेंसले, ग्रिनल, लिंडमैन, टेरिसन कौन थे? और ध्यान से इस बात का भी आप थोड़ा सा रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने 101 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, बहुत शानदार है, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट अगर आप फ्रेशर हैं और आप चाहते हैं कि मैम मैं अब से अपनी तैयारी शुरू करूं, मैं लाइव क्लासेस में एक एक पार्ट चैप्टर को पढूं, और जितने भी मेरे पास चाहे सब्जेक्ट्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो या कंप्यूटर हो, जो मेरे आने वाले एसएससी के एग्जाम में मदद करने वाले हैं, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, जो भी आपने टारगेट बनाया, तो बेटा आप बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट पेड कोर्स को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आरजी विक्रमजीत ऐप पर आपको पूरी की पूरी तैयारी जो है वो कराई जाएगी। ये बैच अभी शुरू हुआ है 10 मार्च से, इसकी जो क्लासेस हैं लगभग वो आपकी जो डेमो है वो कल से ही शुरू हुए हैं 17 तारीख से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हर एग्जाम के लिए है कि जब मैम मैं कॉन्सेप्ट में इतना सीख सकता हूँ, तो एक बार अगर मैंने थ्योरी कर ली तो ये वादा मेरा भी आपसे, इस पूरी टीम के साथ पढ़ करके देखिएगा, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाने वाला, कोई भी एग्जाम फोकस किया हो, क्योंकि यहाँ कंटेंट जो है ना उस पर काम किया जाता है। जीएस में भी हर एक टीचर इस बात का ध्यान रखता है कि आपको सिर्फ चुनिंदा 4-5 पीवाईक्यूज ना कराए जाएं, आपके लिए मॉक हो, कंटेंट हो, कॉन्सेप्ट हो, और आपको सब्जेक्ट के अंदर जो जो बारीकियां पढ़ाई जाएं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो। ये नहीं कि आपको पूरी थीसिस पढ़ा दी, पीएचडी करा दी, बेटा वो नहीं करना है। हर टीचर अपने आप में सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, ठीक है। तो अभी ये बैच आपका 2699 में 2 साल के लिए अवेलेबल है, वैलिडिटी 2 साल की है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना हमारी, जिसका नाम है आरजी विक्रमजीत ऐप। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे आपके पास सारे कंप्लीट कोर्सेज जो हैं वो आ जाएंगे। ये कॉम्बो स्पेशल बैच है जिसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। विक्रमजीत सर आपके रीजनिंग कराएंगे, आदित्य रंजन सर आपको मैथ्स कराएंगे, प्रशांत
ईशान सर आपकी इंग्लिश कराएंगे, ठीक है। बायो का सेक्शन मैं आपको कराने वाली हूँ, साथ में जीएस के लिए हमारे दीपक सर और अमित सर हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के लिए हमारे अमित सर रहेंगे यहाँ पर, पुष्पेंद्र सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कराएंगे, और कंप्यूटर के लिए भी आपका पूरा कंप्लीट सेक्शन लाभ नयन सर के द्वारा दिया जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हो कॉम्बो स्पेशल बैच के साथ। अगर लगता है मैम मुझे जीएस में समस्या आ रही है, तो पूरा जीएस स्पेशल बैच भी है जो मात्र 999 में अवेलेबल है, क्योंकि ये तो गेम चेंजर है मैम, इसके बिना कहानी चलेगी कहाँ। जीएस में समस्या है तो आप हमारे साथ पूरा जीएस कंप्यूटर और साइंस के साथ तैयार कर सकते हैं, एंड ये भी 2 साल के लिए वैलिड है ओनली इन 999। अगर सिर्फ साइंस पढ़नी है कि मैम मेरे को ना केवल साइंस जो है वो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कवर करनी है, तो मेरे भाई ये आपका 499 में रखा गया है। प्लस फीचर्स ध्यान रखना, क्लासेस लाइव होंगी, कभी कैन लोगो मैम रिकॉर्डेड। अभी 12 बजे ऐप पे डेमो लगा हुआ है, फ्री डेमो है, सबके लिए फ्री रहेगा, आइएगा। विटामिन्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपके एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड कर लेना। अभी 12 बजे भी मैं ही आपको क्लास कराऊंगी एग्जैक्टली अगले डेमो के लिए, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू, क्लास नोट्स, डाउट सेशन सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए, आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पूरी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? मेहनत करो, क्योंकि ये बैचेस जो है मैम ये सिर्फ आप ही के फ़ायदे के लिए रहते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी और बखूबी यहाँ पर कर पाओ। फिलहाल हमारा सवाल था कि किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रस्ताव रखा था। आंसर जो है वो टेंसले साहब का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्होंने पहली बार ये वर्ड, ये टर्म प्रपोज किया था और बताया था इसके बारे में, ठीक है। चलो, यूट्यूब पे क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, बाकी ऐप पर आपका पूरा बेसिक से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आज डेमो है और फिर उसके बाद कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजुलम। क्या हो रहा है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजुलम का सबसे लंबा पार्ट क्या होता है? जीवाणु का जो कशाभिका होता है, बेसल बॉडी, हुक, टेल, फिलामेंट। लगाओ आंसर। एप्लीकेशन पे जिसकी क्लास ओपन नहीं हो रही है, जिसको प्रॉब्लम लग रही है, एक बार अपने रजिस्टर्ड नंबर को पासवर्ड डाल करके देखिएगा, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर से संपर्क करिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं कि मैम टेल जो है वो सबसे लंबी होती है। बेटा टेल लंबी नहीं होती, देखो मैं तुम्हें ज़रा इसका एक डायग्राम जो है वो यहाँ पर शो कर दूँ। इसका जो फिलामेंट वाला भाग होता है ना, वो सबसे लंबा होता है। ध्यान रखना, कुछ इस प्रकार का हमारा ये पूरा हिस्सा बना हुआ होता है एक फ्लैजला का, जो फ्लैजला आपके बैक्टीरिया के ऊपर लगा होता है एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर ये देख रहे हो, ये हुक है, ये बेसल बॉडी है, और पीछे का पूरा फिलामेंट, सबसे लंबा भाग आपको दिखाई देता है। तो प्रश्न आ जाए फिलामेंट कौन सा है, वो आप बताएंगे कि ये हुक के साथ जुड़ा हुआ पीछे वाला सबसे लंबा भाग होता है, जो कि किसी भी फ्लैजला में उपस्थित होता है। मान लीजिए मैं अगर ये बैक्टीरिया का सेल देख रही हूँ, तो इसमें मूवमेंट के लिए कुछ इस प्रकार का हिस्सा होता है, तो इसका पीछे का जो हिस्सा होगा जिसमें फिलामेंट है, वो सबसे लंबा भाग कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, ईपी ओडम या रॉबर्ट हुक? लगाओ भाई। मज़ा आ रहा है भाई सभी को? जल्दी जल्दी से बताइए, मज़ा आ रहा है मैम? चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं रॉबर्ट हुक। इस सवाल को अगर तुम गलत कर रहे हो ना, इसका मतलब कि मैम मैंने बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं है। इससे ज़्यादा सिंपल सवाल नहीं है कोई। उसने कहा मॉडर्न इकोलॉजी के जनक बताओ। मैम मैंने सेल पढ़ा है, सबसे पहला चैप्टर जो हर बच्चा पढ़ता है, चाहे कुछ पढ़े ना पढ़े। उसे पता है कि जो रॉबर्ट हुक साहब हैं, इन्होंने पहले डेड सेल की खोज करी थी, मृत कोशिका बनाई थी। फिर उसे ये भी पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ठीक है भाई, तो पहले 2 ऑप्शन तो वैसे ही मेरे कैंसिल हो गए। एलिमिनेशन सुन लो कैसे करना है। मैम ये जो डार्विन साहब है ना, इन्होंने इवोल्यूशन किया था, इकोलॉजी पे काम नहीं किया था। इवोल्यूशन यानी जो आपका विकासवाद जीव विज्ञान है। डार्विन साहब ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे जाकर के डार्विन की फिंचेस, पक्षियों की चोंच को देखा था, और उसके बाद अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लेमार्क के साथ मिलकर के काम किया था। इन्होंने आपके इवोल्यूशन को देखा कि कैसे इंसान पहले झुक करके चलता था और धीरे धीरे करके इवॉल्व होकर के आज एक आधुनिक आदमी बना है। तो इन्होंने काम किया था इवोल्यूशन पे। सुन लेना बात को। बचा क्या ऑप्शन में मैम?
ऑप्शन नंबर सी, E.P. ओडम। तो ओडम साहब को कहा जाता है कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ये कहे जाते हैं। शब्द दिया डेंसले ने। E.P. ओडम साहब को मॉडर्न इकोलॉजी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, इंडियन इकोलॉजी का जनक यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ थोड़ा सा एलिमिनेशन का भी ध्यान रखा करिए कि मैम मैं बाकी ऑप्शंस पर भी नजर डाल लूँ कि इनमें क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अगला, निम्न में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर? अचानक से इंस्टेंटली एनर्जी बढ़ानी हो तो क्या खाओगे आप इनमें से? लहसुन, धनिया, नींबू या बनाना? ग्रुप डी के एग्जाम तक पेड क्लास में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, लगभग आपका साइंस का तो बेटा हो जाएगा, बाकी के सब्जेक्ट्स का भी आपको टीचर्स बता देंगे, क्योंकि अब ग्रुप डी का पेपर जून में है और लगभग मार्च आपका जा चुका है। ठीक है, तो ग्रुप डी का बैच ऑलरेडी चल रहा है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, पहले ही उसको शुरू कर दिया गया था। लगाओ भी फटाफट से। बहुत बढ़िया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये नींबू कौन लगा रहा है? नींबू से किसको ताकत मिलती है भाई? लेमन से कहाँ मिलेगी मैम? ये तो विटामिन सी दे सकता है। धनिया, लहसुन, ये सब आपके अलग अलग सैलड के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन डी। डी क्यों है? क्योंकि इसमें कार्ब्स होते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी, आपातकाल ऊर्जा, सुबह से कुछ नहीं खाए हो तो ज़रा एक चॉकलेट खा लूँ, कुछ मीठा खा लूँ, रोटी खा लूँ, या आप केले खा रहे हैं, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्ब्स ही हमारी बॉडी में ऊर्जा का स्रोत होते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। इन्हीं को कहा जाता है आपातकाल ऊर्जा स्रोत। बोलो भाई, कहानी समझ में आ रही है? आपातकाल ऊर्जा सोर्स, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कोई समस्या किसी को? तो इस प्रकार के प्रश्न आपके जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन आप लोग बताने वाले हैं आज होमवर्क के अंदर। ठीक है, और चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 12वां सवाल अच्छा ये था, विच इज नॉट अ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ ड्रग्स। अगर मुझे वर्गों का, दवाओं का वर्गीकरण करना है तो कौन सा एक मानदंड उनमें से नहीं देखा जाता? यानी दवाइयों को क्लासिफाई करने के लिए मैं कौन से फीचर को नहीं देखूंगी? लगाइए जी। फटाफट से बताओ और फिर बताना कि आज कितने सवाल आप लोगों ने गलत किए, क्या आपका स्कोर जो है वो यहाँ पर रहा है। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं बिहेवियरल कंडीशन। बहुत बढ़िया। आप मुझे किसी दवाई को क्लासिफाई करना है तो मैं उसके केमिकल जो स्ट्रक्चर है उसको देखूंगी कि यार इसका रूपरेखा रासायनिक किस प्रकार से है, पता चल गया। वो किस मॉलिक्यूल को टारगेट कर रहा है ये भी मुझे देखना ज़रूरी है कि आपने मान लीजिए अगर कोई एंटासिड खाया तो वो एसिडिटी को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं, उस गोली जो है वो आपके उस रिसेप्टर से बाइंड कर रही है कि नहीं, ये भी हम देखेंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, औषधीय प्रभाव क्या है उसके अंदर, जो भी आपने ड्रग इस्तेमाल किया है वो करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन बिहेवियर, यहाँ कोई इंसान को थोड़ी ना परखना है कि शादी करनी है ज़रा उसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं, वो थोड़ी करना है। दवाई है, केमिकल है, उसके बिहेवियर को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कोई कॉमन मानदंड यहाँ पर नहीं होगा, बाकी के तीनों देखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 12वां सवाल बेटा कुछ इस प्रकार से था। अब मुझे बताओ कि आपका स्कोर जो है वो यहाँ पर क्या रहा, जल्दी जल्दी से बताएंगे आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहा आज के इन टॉप 30 क्वेश्चंस में। मतलब आपने कितने सवाल गलत किए? 25, 26, किसी के 3, किसी के 4। बहुत बढ़िया। एक सवाल होमवर्क में दूंगी आज, उसे मुझे कमेंट कर देना। वहीं से कहानी कल शुरू करेंगे आपके अगले मॉक टेस्ट के अंदर। आज मज़ा आया हो तो सबसे पहले एक थम्स अप का साइन शेयर करिए और इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाता है और कोलेजन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रश्न आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। कल कहानी यहीं से शुरू करेंगे और इसके जितने भी आंसर सही आएंगे उन सबके नाम कल लगाए जाएंगे यहाँ पर स्क्रीन पर आपके कि कौन कौन है जो कि सही उत्तर दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आज के सेशन में आपको मज़ा आया हो। इसी प्रकार से अपने डेली मॉक को आप कर सकते हैं। आज तो हमने टॉप 30 क्वेश्चंस कवर किए अपने पहले मॉक टेस्ट के अंदर, कल भी इसी प्रकार से मॉक टेस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, और साथ में देखिए इसकी फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल पर मिल जाएगी। अगर नहीं जुड़े हो तो ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास भी फ्री PDF मिल जाए। मज़ा आया भाई सभी को? टाइमिंग सेम है, कल भी सुबह 11 बजे ही क्लास होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको घर पे पढ़ाई नहीं हो रही, मान लीजिए आपका इन्वायरमेंट नहीं बन रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैम
कोचिंग नहीं है, टीचर्स नहीं है, डाउट कहाँ पूछूं, कैसे करूं, घर पे एनवायरनमेंट नहीं बन पा रहा, तो बेटा ये रैंकर्स गुरुकुल का हमारा कैंपस है जहाँ पर सब कुछ एक छत के नीचे, यानी एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट आपको वहाँ दिया जाता है कि बच्चों की क्लासेस भी वहीं चलती हैं, कोचिंग भी वहीं पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी की सुविधा भी है, लड़कों का हॉस्टल अलग, लड़कियों का हॉस्टल अलग, प्रॉपर खाना पीना 3 टाइम का आपका वहाँ पर रहता है, और उसके बाद आप अपने डाउट्स अगर आते हैं तो डाउट टीचर्स भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। एक बहुत ही शानदार जगह है जहाँ रहना, खाना, पढ़ना, लाइब्रेरी, डाउट क्लासेस, टीचर्स सब आपके लिए अवेलेबल है। वीकली टेस्ट होते हैं आपके, हर मंथ में टेस्ट होते हैं, पूरी रैंक आपकी बनाई जाती है, तो आप एनालिसिस भी कर पाते हो कि आखिर में कितने प्रॉपरली लेवल पर चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैम व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो आप जुड़िए, इस नंबर पे संपर्क करके बात कर सकते हैं। दिल्ली में नरेला में स्थित है। ठीक है, लिमिटेड सीट्स हैं, ज़्यादा सीट्स भी नहीं है बच्चों की, तो आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना एनरोल यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करते हैं अभी आप लोग के एप्लीकेशन पर डेमो सेशन के अंदर। 12 बज चुके हैं लगभग, मिलते हैं आरजे विक्रमजीत ऐप पर। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।